Okay, so we are going to start with new chapter today, structure of atoms and nuclei. For this year, most of the part of nuclei is deleted from the syllabus. So we will focus on atoms basically. तो आपको अभी पता है that atom consist of a small central sphere, more or less, पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हो, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स. यू नो दिस. फिर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होता है, यू आल्सो नो दिस. बट बैक देन, अराउंड 200 साल पहले, 1808 में, when structure of atom was not known, so there were a lot of theories that came forward. और सिर्फ थियोरी में मैंने बोल दिया कि एटम ऐसा होता है, तो सिर्फ बोलना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू प्रूव दिस. So the first scientist who gave structure of atom was John Dalton in 1808. So John Dalton in 1808 said that substance is made up of indivisible particles called as atoms. So he said कि अगर मेरे पास एक मटेरियल है, एक सब्सटेंस है, तो दिस सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दिस सब्सटेंस इज एटम. एटम का एक्चुअली मतलब ही ये होता है कि इट इज इनडिविजिबल, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, राइट. तो Dalton said the smallest unit of a substance is atom, which is indivisible, you cannot divide atom. Okay, then if I take atom of a particular element, for example मेरे पास हीलियम के दो एटम है, तो हीलियम के दो एटम मैं ले रहा हूँ, तीन ले रहा हूँ, चार ले रहा हूँ, एन नंबर ऑफ हीलियम एटम्स ले रहा हूँ, तो ऑल दीज आर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल मतलब सबका साइज से सेम होगा, राइट, एंड इन सबका मास भी सेम होगा. सो एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल एंड दे हैव सेम मास. ओके, अब अगर दो एटम, जैसे आपको पता है कि O का एक और H के दो, राइट, तो atoms of different elements combine to form molecules, right? Good. Then this was the basic argument given by John Dalton. तो जॉन डाल्टन के थ्योरी के अकॉर्डिंग सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा दैट इज एटम. और एटम इसीलिए बोला था बिकॉज एटम का मतलब ही होता है इनडिविजिबल, उसको आप फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि तब तक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है पता ही नहीं था. इसलिए जॉन डाल्टन की थ्योरी में कहीं पे भी आपको ये दिखेगा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एटम न्यूट्रल है, क्योंकि इट वाज नॉट नोन देयर आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दैट टाइम. ओके, so according to John Dalton, smallest unit of a substance is an atom, which is indivisible, you cannot divide it further. Then atoms of a given element have same mass and they're identical. Different atoms combine to form a molecule, and molecule is the basic unit of a compound. Substance मतलब just atom से बना हुआ, compound मतलब molecule से बना हुआ. तो substance का basic unit atom और compound का basic unit molecule. Good, right. तो then of course we will note it down, but एक एक करके समझ लो पहले. Then J.J. Thomson, if I'm not wrong, in 1897 अराउंड, तो ये theory 1808 में आया. फिर अराउंड 90 years तक there was nothing new. तो इन 1897, अब एक्चुअली थॉमसन का जो मॉडल था वो 1903 में एक्सेप्ट हुआ था, बट 1897 में J.J. Thomson was doing an experiment. We will see this experiment in detail. But he was doing some experiment with
ट्यूब्स, तो यहाँ पे एक ट्यूब है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, देयर इज अ कैथोड and there was an anode. So he was giving high potential difference to these plates और ये evacuated glass tube है. So it was saying कि जब हमने हाई वोल्टेज दिया तो कैथोड से कोई रेज इमिट होते हैं जिसको कैथोड रे बोला गया था, एंड व्हेन इट हिट्स एनोड देयर आर स्पार्क्स, स्पार्क्स मतलब देयर आर सेंटिलेशन मतलब फ्लैशेस, स्मॉल फ्लैशेस, राइट. लेटर इट वाज नोन कि ये रेज नहीं है, ये पार्टिकल्स है विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड. So these were called as electrons, negatively charged particles, right? So around 90 years के बाद there was the discovery of electron, that atom also has negative charges, because by that time we knew atoms are electrically neutral. तो अगर electrons emit हो रहे हैं तो वहां पे positive charge भी होगा. तो थॉमसन gave a model which was called as plum pudding model. और ये पता होगा आपको because all of you almost eat and make cakes nowadays. तो plum is just like an hide and seek biscuit. plum मतलब ये बेस है और उसमें पुडिंग मतलब जैसे चेरी के पीसेस कैसे होते हैं, यू पुट सम चॉकलेट पीसेस और चेरी पीसेस इनसाइड दिस, सो दैट इज कॉल्ड एज प्लम पुडिंग. प्लम मतलब बेस. तो थॉमसन सेड दैट atom is actually like a plum pudding where this sphere is like a solid sphere है वो. ये important है, solid sphere assume किया था उसने. solid sphere assume करने की वजह से क्या होता है कि एक atom से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो सकते हैं, solid sphere नहीं इमिट हो सकता. so and pudding is this small toppings basically, right? so according to J.J. Thomson, atom is nothing but it is made up of solid positive sphere जिसपे electrons are distributed, small negatively charged particles are distributed. इसको plum pudding model बोला गया था because as I am showing you on the screen, plum मतलब it is everywhere, so that positive sphere was occupying all the space, उसके ऊपर negative charges electrons were there, so it was called as plum pudding model, right? So this theory was accepted in around 1903 of course. Then ऐसा है कि एक थ्योरी एक्सेप्ट होता है तो वो पिछले थ्योरी के फेलियर पे एक्सेप्ट होता है. जैसे डेल्टन का थ्योरी में लूप होल्स थे, लाइक डेल्टन थ्योरी वाज नॉट इवन टॉकिंग अबाउट चार्ज पार्टिकल्स, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड. गुड. थॉमसन in an experiment accidentally discovered, it was an accidentally discovered, और by the way साइंस के मोस्ट ऑफ द डिस्कवरी एक्सीडेंटली ही हुए हैं. So accidentally discovered that when applied a high potential difference to a cathode, there are some kind of rays emitted from the cathode, and when they hit anode, small flashes are generated. And later on, it was found that these were not rays, but these were negative particles which were emitted from that cathode. इसका मतलब atom can further be divided into positive charge and negative charge. फिर क्वेश्चन ये आता है कि हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड. तो पॉजिटिव चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्फीयर, उस पे नेगेटिवली चार्जेस एम्बेडेड है. अब हमको पता है देयर इज नो नथिंग लाइक दैट. पॉजिटिव चार्ज इज concentrated in a very small region called as nucleus, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग, राइट. तो ये मॉडल एक्सेप्ट तो हो गया, बट देन व्हाट हैपेंड इज it could not explain stability of nuclear atom, and also it could not explain spectra. क्योंकि आपको पता है कि हर एक एलिमेंट का एक टिपिकल स्पेक्ट्रा होता है, जैसे हाइड्रोजन का है ना, यू नो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा LBPBP, एलिमेंट बैलेंस पार्शियल ब्रैकेट फुल. सो देयर आर ट्रांजिशंस फ्रॉम सम लेवल टू अनदर लेवल. तो कोई भी एटम अगर फोटोन मतलब लाइट इमिट कर रहा है तो देयर हैज टू बी ट्रांजिशंस
फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। तो हर एक एटम का, हर एक एलिमेंट का, बेटर टू से, हर एक एलिमेंट का एक टिपिकल स्पेक्ट्रा होता है। हाइड्रोजन का अलग, हीलियम का अलग, कार्बन का अलग, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो दिस मॉडल fail to explain why you have different spectra for different elements, right? We will write these things in detail. You just need to connect first. तो then, अब ये जो इसके ड्रॉबैक्स थे या फेल्यूर्स थे, इसको ओवरकम करने के लिए लॉर्ड रुदरफोर्ड, बिकॉज ही वाज लॉर्ड रुदरफोर्ड, उसने अपने दो स्टूडेंट को काम पे लगा दिया, एंड दे डिड अ एक्सपेरिमेंट, एंड दैट एक्सपेरिमेंट वाज कॉल्ड एज Geiger-Marsden experiment. For this year, this is deleted from your syllabus. बट अगर ये मैं बताऊंगा नहीं तो रुदरफोर्ड मॉडल समझेगा नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इवन दो वी विल बी नॉट नोटिंग दिस डाउन, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कनेक्ट। कनेक्शन बैठेगा तो ही आगे समझेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो द एक्सपेरिमेंट वाज दे टुक अ गोल्ड फॉइल, so they took a gold foil basically। इस गोल्ड फॉइल पे दे बेसिक, यू नो व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम के दो इलेक्ट्रॉन निकाल लो, जो बचेगा that is alpha particle, two protons and two neutrons inside that। So a highly focused beam of alpha particle was made to incident on the gold foil, so this is gold foil। और इस गोल्ड फॉइल के पीछे there was a screen। ये स्क्रीन पे फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगा हुआ है, नॉट फोटो सेंसिटिव, यू से फॉस्फोरस मटेरियल, या फिर फ्लोरोसेंस अगर आपने सुना होगा तो। फ्लोरोसेंस मतलब व्हेनेवर अ पार्टिकल हिट्स द स्क्रीन इट जनरेट्स फ्लैशेस ऑफ लाइट। तो दिस इज फ्लोरोसेंट स्क्रीन बेसिकली। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक डिटेक्टर है। डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ सम काउंटिंग मैकेनिज्म, क्योंकि जितने फोटॉन्स वहां पे आएंगे वो जनरेट होंगे, फ्लैशेस वो काउंट करना चाहिए। एंड ऑल्सो इट हैज अ माइक्रोस्कोप, राइट, क्योंकि ये विजुअल एक्सपेरिमेंट था। यू नीड टू सी विथ आई, देयर आर फ्लैशेस ऑफ लाइट बीइंग जनरेटेड व्हेन अल्फा पार्टिकल हिट्स द स्क्रीन, राइट। तो सबसे पहले ये है कि अल्फा पार्टिकल की जब मैं बात करता हूं तो दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स इमिट होंगे, मेनी मेनी अल्फा पार्टिकल्स, सिंस दे आर पॉजिटिवली चार्ज, दे विल टेंड टू डाइवर्स, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा। एक अल्फा पार्टिकल यहाँ जा रहा है, दूसरा यहाँ जा रहा है, तीसरा यहाँ जा रहा है, राइट। तो इसको कॉलीमेट करना पड़ेगा। कॉलीमेट करना मतलब फोकस करना पड़ेगा। तो फोकस करने के लिए व्हाट दे डिड वाज दे प्लेस्ड लीड ब्रिक्स। लीड ब्रिक्स मतलब ये बेसिकली कॉलीमेटर का काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा। तो अगर मैंने इसको भी पॉजिटिव पॉजिटिव कर दिया तो व्हाट विल हैपन इज, अगर अल्फा पार्टिकल यहाँ जाने की कोशिश कर भी रहा है तो इट विल बी रिपेल्ड, फिर यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है तो इट विल बी रिपेल्ड, मतलब दैट हैज टू गो इन स्ट्रेट लाइन। तो ये जो बीम है अल्फा पार्टिकल का, इट विल गो इन स्ट्रेट लाइन। अब गोल्ड फॉइल पे आने के बाद व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? हमारा एक्सपेक्टेशन ये था गोल्ड फॉइल तो गोल्ड एटम से बना होगा, और अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल, दैट पॉजिटिव चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो इस सॉलिड स्फीयर से तो अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर सकता। हाउ कैन समथिंग गो थ्रू सॉलिड स्फीयर, राइट। इसका मतलब ये था कि ये अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है और सॉलिड स्फीयर भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि दिस शुड बी स्कैटर्ड एट हाई एंगल्स। अल्फा पार्टिकल्स शुड कम एंड दे शुड बी स्कैटर्ड एट हाई एंगल्स। बट इसका एग्जैक्टली उल्टा ऑब्जर्वेशन मिला। एग्जैक्टली उल्टा मतलब ये कि सिर्फ 0.14%, 0.14%, मतलब 99% से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स
का डेविएशन स्कैटरिंग हुआ ही नहीं, राइट। अगर पॉजिटिव चार्ज सॉलिड स्फीयर के फॉर्म में होता और वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता तो ये ऑब्जर्वेशन मिलना नहीं चाहिए था, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि this solid sphere is not, the positive particle is not on the solid sphere and it is concentrated only in a very small region, right। तो बाकी के ऑब्जर्वेशंस भी थे कि most of the alpha particles were scattered at less than 1 degree. Only, as I told you, only 0.14% were scattered at an angle greater than 1 degree. उसमें से भी 1 in 8,000, 8,000 में से एक अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग हुआ एट एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब अल्फा पार्टिकल केम समथिंग लाइक दिस और ऐसा, राइट। ओनली 1 in 8,000 was scattered at an angle greater than 90 degree and 1 in millions was backscattered 180 डिग्री से वापस आया वो, राइट। तो दो चीजें हैं, एक तो मैक्सिमम मोर देन 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर गोइंग स्ट्रेट, मतलब उनका स्कैटरिंग नहीं हुआ, मतलब तो ये है कि पॉजिटिव चार्ज सॉलिड स्फीयर के फॉर्म में नहीं है, राइट। अगर होगा भी तो वो एक्सटेंडेड नहीं है, इट इज इन अ वेरी स्मॉल रीजन, गुड। और अगर आपको कूलम्ब्स फोर्स अच्छे से समझा है Q1 Q2 by R square, तो आपको पता होगा कि जब पॉजिटिव चार्ज एक बहुत छोटे रीजन में ऑक्यूपाइड होता है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन स्ट्रॉन्गर होता है, और बिकॉज फोर्स ऑफ रिपल्शन स्ट्रॉन्गर था इसीलिए ये पॉसिबल हुआ ग्रेटर देन 90 डिग्री पे स्कैटरिंग। एक्सटेंडेड चार्जेस, क्योंकि एक्सटेंडेड चार्जेस का मतलब क्या होता है कि थोड़ा पॉजिटिव यहाँ, थोड़ा पॉजिटिव वहां, थोड़ा पॉजिटिव सेंटर में, मतलब extended charges means that charge is spread over a bigger region of space, तो इतना ज्यादा रिपल्शन फोर्स वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो 180 डिग्री या ग्रेटर देन 90 डिग्री का स्कैटरिंग होने के लिए पॉजिटिव चार्ज को एक छोटे से स्पेस में होना जरूरी है, राइट। तो दिस वाज अ ब्रेक थ्रू पॉइंट। तो ऑब्वियसली people will ask, okay, positive charge is in a very small region of atom called as nucleus, तो negative charge कहाँ पे है फिर? तो this was a starting point of Rutherford's model, okay? तो गीगर मासन एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था that became Rutherford's model of an atom, right? तो obviously I can say कि मेरे ये ऑब्जर्वेशंस है, सो आई कंक्लूड कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक बहुत छोटे से पॉइंट में या स्फीयर में कॉन्सेंट्रेटेड है, विच आई विल कॉल एज न्यूक्लियस, राइट। तो पीपल विल काउंटर क्वेश्चन, सो वेयर आर नेगेटिव चार्जेस देन? सो रुदरफोर्ड सेड कि ये जो नेगेटिव चार्जेस है, पहला पहला तो ये था, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से आया न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट। सो ऑल द पॉजिटिव चार्ज is in a tiny space called as nucleus, right? Then there was a counter question, where are electrons? He said, okay, I cannot explain how, but electrons are revolving around nucleus in circular orbits, right? Third, because alpha particle easily pass हो गया, इसका मतलब ये कि most of the space of an atom is empty, and we know today 99% of atom is actually empty, right? So most of the space occupied by atom is empty, ये तीसरा मॉडल का तीसरा कंक्लूजन था। चौथा, since तब तो न्यूट्रॉन पता नहीं थे, but we knew that protons are heavier than electrons, so most of the mass and in fact entire mass of the atom is inside this tiny nucleus,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास, हमने अभी रिसेंटली एग्जाम्पल सॉल्व किया था, इलेक्ट्रॉन का मास 1800 से कम होता है कंपेयर टू प्रोटॉन का मास, राइट। तो अगर किसी एटम में 1836, रफली 1800, तो अगर किसी एटम में 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, 10, तो प्रोटॉन का मास 18,360 टाइम्स ज्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। मतलब मोस्ट ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस स्मॉल रीजन कॉल्ड एज न्यूक्लियस। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, राइट। तो फिफ्थ, साइज। जैसे अकॉर्डिंग टू प्लम पुडिंग मॉडल, द साइज ऑफ एटम, और एटम यहाँ पे पॉजिटिव सॉलिड स्फीयर के ऊपर पुडिंग्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसका जो साइज है इट वाज प्रेडिक्टेड टू बी 10 पावर माइनस 10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम रफली। किसका? पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हुआ है। बट इन दिस एक्सपेरिमेंट फ्रॉम कैलकुलेशंस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये स्कैटरिंग से आप इनफैक्ट यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का साइज, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वाज फाउंड टू बी 10 पावर माइनस 15 मीटर। तो न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से 10 पावर 5 से कम है, क्योंकि आपको पता है साइज ऑफ एटम इज अराउंड 10 पावर माइनस 10। So there is a difference of 5 orders, right? Good. तो ये तो सारे सक्सेस हो गए, these are all successes of those of that Rutherford's model. तो फेल्यूअर्स कहाँ पे है? एंड डोंट वरी अबाउट थियोरेटिकल पार्ट, अगर हम नहीं भी लिख पाए, टाइम नहीं मिला, तो वो मैं नोट्स बना के दे दूंगा आपको। इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एग्जाम में आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको पता है तो लिख पाओगे। फेल्यूअर या फिर फेल्यूअर्स, लेट अस सी हाउ मेनी फेल्यूअर या फेल्यूअर्स। देखो, रुदरफोर्ड ने बोल तो दिया कि इलेक्ट्रॉन्स are revolving in circular orbit around a nucleus, but we know that circular motion is an accelerated motion। पता है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सीखा था हमने। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या था? कांस्टेंट स्पीड था, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन था। क्यों एक्सेलरेशन था? क्योंकि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज टेंजेंट। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन इज सफिशिएंट टू bring a change in velocity, मतलब it is sufficient to give you acceleration, right? तो फिर अगर स्पीड चेंज हो रहा होगा तो वैसे भी नॉन यूनिफॉर्म हो गया। सो इवन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जिसमें स्पीड कांस्टेंट होता है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होता, बोथ आर एक्सेलरेटेड मोशन। देन प्रॉब्लम कहाँ है फिर? प्रॉब्लम ये है कि रुदरफोर्ड सेड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। गुड। तो फिर काउंटर क्वेश्चन आया, okay, if it is circular orbit, we know that circular motion is always accelerated motion, और ये charged particle है, so whenever charged particle is accelerated it radiates energy। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन accelerated है तो any accelerated charge produces radiation, मतलब continuously ये radiation emit करना चाहिए। अगर ये continuously radiation emit कर रहा है तो खुद का एनर्जी कम होगा, तो अगर खुद का एनर्जी कम होगा तो फिर उसका ऑर्बिट जो है वो श्रिंक होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज लूजिंग एनर्जी, मतलब इट इज नो मोर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग इट्स सर्कुलर मोशन। तो रेडिएशन इमिट करते करते इट शुड गो इनसाइड न्यूक्लियस। फिर तो ऐसा आफ्टर सफिशिएंट टाइम एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, एवरीथिंग शुड बी जस्ट पॉजिटिव चार्ज या फिर न्यूक्लियस, राइट? ओके, तो ये एक चीज थी। एंड सेकेंडली ये था, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट कर रहा है, मतलब स्पेक्ट्रा जब हम देखेंगे तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए,
Why should we be getting lines? आपको पता है emission spectra होता है, absorption spectra होता है। emission spectra मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम एक लाइन इमिट करता है, फिर कुछ नहीं है, फिर दूसरा लाइन इमिट करता है, फिर कुछ नहीं है। So why should we be getting discrete spectra? अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में है, वो एक्सीलरेटेड मोशन है, तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट करेगा, तो स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूअस मिलना चाहिए। Why should we be getting lines? तो Rutherford could not explain this. So these were failures of Rutherford model of an atom. फिर वो बाद में बोहर ने एक्सप्लेन किया इसे, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। फिलहाल ये जरूरी है कि जितना हमने किया है उसको एक बार रिपीट कर ले, एंड इफ टाइम परमिट्स वी शुड मेक नोट्स, एंड इफ टाइम डज नॉट परमिट आई विल मेक नोट्स फॉर यू एंड अपलोड। राइट, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट और अगेन फ्रॉम लिटिल बिट ऑफ बेसिक्स, क्योंकि ये जरूरी है। यू मे बी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन दिस, राइट अ नोट ऑन Rutherford's मॉडल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Right. So Geiger-Mason experiment, I don't know why they deleted this. They should not be doing such things. क्योंकि फिर Rutherford के मॉडल समझेगा ही नहीं आपको अगर वैसा करना है तो। Right. तो overall the question here was that हमारे पास एक सब्सटेंस है, तो हमको ये पता करना है कि सब्सटेंस का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मतलब द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो जॉन डाल्टन सेड स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम, बिकॉज एटम का मतलब ही होता है इनडिविजिबल, राइट। So, according to John Dalton, the smallest building block is an atom, and atoms of a given element are identical and they have same mass. Atoms of different elements combine together to form molecule, and molecule is the basic building block of a compound. है ना? Good. Then, accidentally, in year 1897, J.J. Thomson found out that there are negatively charged particles coming out from a metallic plate. एक्सपेरिमेंट सिंपल था। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब थी, उसमें एक कैथोड मतलब एक मेटल है जिसको कैथोड बोला है, और एक एनोड है। कैथोड इमिट्स, ओके, एंड एनोड एक्सेप्ट्स बेसिकली, राइट। व्हेन अ हाई वोल्टेज वाज गिवन, high potential difference was applied, there were some rays which were coming out from cathode, and when they hit anode there were tiny flashes of light which were generated. Later on it was found out that these are negatively charged particles. So Thomson went one step ahead in trying to explain कि atom का basic structure क्या है. So he said कि John Dalton is wrong. Basic structure of atom is basically made up of positive and negative charges. Positive charge is in the form of a sphere, solid sphere, on which we have electrons which are spread uniformly, right? This is like pudding. So plum pudding model बोला था इसको. This is plum pudding model, right? तो इसका failure कहाँ हुआ? जो atomic spectra हम देखते हैं, it cannot explain atomic spectra, right? Then, since it could not explain atomic spectra, Rutherford put his students to work, and Rutherford said, okay, let's do an experiment which was called as Geiger and Mason experiment. Rutherford said, let us take a gold foil. हम गोल्ड फॉइल ही क्यों लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। गोल्ड फॉइल इसलिए लेते हैं क्योंकि गोल्ड का न्यूक्लियस हेवी होता है। अभी that's why I don't like skipping this topic. You already know, have you learned in 11th conservation of linear momentum? linear momentum का conservation देखा है? गन का एग्जाम्पल था, उसमें ऐसा था कि you have a bullet which is at rest and gun is at rest. When you fire a bullet goes forward and gun comes backward, which is called as recoil of gun, right? क्यों? क्योंकि conservation of momentum. What is conservation of momentum? Initial momentum, that is momentum of gun plus momentum of bullet is zero, क्योंकि momentum is mass into velocity. तो इनिशियली तो गन भी रेस्ट पे था और बुलेट भी रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अभी फाइनल मोमेंटम में आपको पता है कि मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, आप इन दोनों को जब इक्वेट करते हो, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टेल्स यू दैट P initial equal to P final.
तो जब आप इसको सॉल्व करते हो यू विल फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ गन इज माइनस मास ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इसका मतलब व्हेन यू फायर द गन हैज टू कम बैक, इसको बोलते हैं रिकॉइल, राइट। गुड। अब ऐसा है कि जब भी अल्फा पार्टिकल विल इंटरैक्ट विथ न्यूक्लियस ऑफ gold, alpha particle is helium nucleus, when it will interact with gold nucleus it may also, ये खुद भी अपनी जगह से, क्योंकि पॉजिटिव में रिपल्शन है, तो मुझे बताओ हीलियम एटम अगर पॉजिटिव है, न्यूक्लियस सॉरी, और ये गोल्ड का न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, राइट, तो सिर्फ हीलियम न्यूक्लियस ही क्यों डाइवर्ट होगा? It should also push target nucleus away. अभी मैंने हीलियम लिया, आई टुक अल्फा पार्टिकल, और मैंने यहाँ पे कार्बन का न्यूक्लियस रख दिया है टारगेट में। व्हाट इज कार्बन? हाउ मच? व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? 6, राइट। इसका कितना है हीलियम का? 2। यहाँ पे 2 प्रोटॉन, यहाँ पे 6 प्रोटॉन, राइट। सो इट इज नॉट वेरी हेवी। तो व्हेन दे विल इंटरैक्ट ये खुद ही टारगेट ही डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी जगह से। तो हाउ कैन यू कंक्लूड? क्योंकि आप पीछे स्क्रीन पर रिकॉर्ड कर रहे हो, यू आर रिकॉर्डिंग हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स आर हिटिंग एट व्हाट एंगल। अभी खुद टारगेट ही डिस्प्लेस हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से ये हीलियम न्यूक्लियस आ रहे थे और ये खुद ही सरक गया। हाँ, तो फिर तो स्ट्रेट जाएगा ही ना। to have some kind of concrete conclusion, you need to take heavy nucleus, right? तो न्यूक्लियस हेवी होना चाहिए, इसलिए गोल्ड का टारगेट लिया गया था, राइट, गोल्ड फॉइल। देन गोल्ड फॉइल वाज बम्बार्डेड विथ अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको फोकस करने के लिए, कॉलिमेट करने के लिए हमने कॉलिमेटर विच इज लीड ब्रिक्स का यूज किया है। देन पीछे ये एक स्क्रीन है और स्क्रीन डिटेक्टर के साथ है, डिटेक्टर में माइक्रोस्कोप फिट हुआ है। तो द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वाज समथिंग लाइक दिस कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडेविएटेड, मतलब अराउंड मोर देन 99% डिड नॉट डेविएट। इसका मतलब तो दो होता है, या तो ये सॉलिड पॉजिटिव स्फीयर को पेनिट्रेट कर गया, मैजिक, ऐसा नहीं होता, ऐसा सिर्फ एक केस में होता है, वो हाई लेवल फिजिक्स है, उसको क्वांटम टनलिंग बोलते हैं, राइट, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ वेरी हाई लेवल, मास्टर्स लेवल पे होता है, राइट। तो इट मींस अगर 99% से ज्यादा अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो सॉलिड स्फीयर के अंदर से पास हो गए, विच इज इम्प्रैक्टिकल। उसका दूसरा मतलब ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज एक्चुअली इतना बड़ा है ही नहीं, इट इज ओनली इन अ स्मॉल रीजन of atom. So atom is mostly empty. Hence, it is possible you are getting alpha particles which are going undeviated. Right. Next observation was 1 in 8,000 alpha particles went scattered at angles more than 90 degrees. Right. And only a few were back scattered. Right. फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना हाई एंगल स्कैटरिंग होने के लिए पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को बहुत स्ट्रांगली रिपेल करेगा, और स्ट्रांगली रिपेल करने के लिए ये जो एटम, टारगेट का जो एटम है, उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटे रीजन में कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। और हमको ऑलरेडी पता है गोल्ड के लिए तो अराउंड 79, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड? 69 और 79, 6 और 7 में कंफ्यूजन है, चेक कर लेना। तो gold has a lot of positive charge, right? So this positive charge is concentrated in a sphere in a very small region of space which is called as nucleus. तो based on this observation, Rutherford के जो मॉडल था, he put forward his model, मैंने जैसे बताया, what
पहला कंक्लूजन, द एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी पॉजिटिवली चार्ज्ड रीजन कॉल्ड एज न्यूक्लियस। दूसरा, एंटायर मास and entire charge is mostly concentrated in that nucleus. Third, atom is 99% empty because most of its mass is in that small region called as nucleus. Then, where are electrons? Electrons are orbiting in circular orbits around the nucleus. Then, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ positive charge, they are same in an atom to make an atom electrically neutral. Then radius of nucleus is roughly 10 power minus 15 meter and radius of atom is roughly 10 power minus 10 meter. According to J.J. Thomson's model, radius of पॉजिटिव चार्ज इटसेल्फ इज 10 पावर माइनस 10, क्योंकि जे थॉमसन ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज एटम, पॉजिटिव चार्ज मेक्स द बेस फॉर एन एटम, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स वर स्प्रेड, राइट? तो रेडियस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज रेडियस ऑफ एटम, बट हियर यू नो रेडियस ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10 पावर माइनस 15 मीटर। तो 5 ऑर्डर का डिफरेंस है, मतलब 1 लाख टाइम्स का डिफरेंस है। 10 पावर 5 इज 1 लाख, राइट? तो दिस वर ऑल the assumptions और successes of Thomson's model। ये जो भी बोला है सब सही है, गलत कहाँ है, फेल्यूर कहाँ है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन कि अरे सर्कुलर ऑर्बिट में बोल तो दिया पर सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब ये एनी एक्सेलरेटेड चार्ज ऑलवेज इमिट्स रेडिएशन। तो इसका मतलब दिस इलेक्ट्रॉन शुड कंटिन्यूअसली बी इमिटिंग रेडिएशन, मतलब यू शुड गेट अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, जो मिलता नहीं है। और सिर्फ ऐसा नहीं, हर एक एटम से मिलना चाहिए। फिर हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, व्हाटएवर इट इज, ऑल द एटम्स मस्ट गिव यू कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, बट व्हाट वी ऑब्जर्व इज नो, दे हैव डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। एक लाइन फिर कुछ नहीं, फिर दूसरा लाइन फिर कुछ नहीं, समथिंग लाइक दैट। ओके, दूसरा ये था कि इफ इट इज कंटिन्यूअसली इमिटिंग रेडिएशन, इसका इलेक्ट्रॉन का खुद का एनर्जी कम हो जाएगा। खुद का एनर्जी कम होगा तो ये पॉजिटिव है, रिमेंबर, तो ये स्पाइरली अंदर जाएगा, इट विल फॉल डाउन स्पाइरली इनटू द न्यूक्लियस। सो विथ आफ्टर sufficient amount of time there should not be any atom, there should be only nucleus। ऐसा होता है क्या? नहीं। so this is what which Rutherford could not explain। तो इसके बाद बोहर्स मॉडल आया जो 3 पोस्टुलेट्स पे बेस्ड है। पहला पोस्टुलेट मैं रफली बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स when orbiting around a nucleus they do not emit radiation। electrons when orbiting in circular orbit around the nucleus they do not emit radiation, मतलब एनर्जी कम नहीं होगा, मतलब they will not fall down। then ऐसा कोई भी ऑर्बिट अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन सम स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। पहला फिर दूसरा, पहले दूसरे के बीच में ऑर्बिट इज नॉट पॉसिबल, उसको बोलते हैं फॉरबिडन रीजन, राइट? तीसरा, फिर इमिशन कब होगा? ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। तो ये 3 पोस्टुलेट्स पे पूरा बोहर का मॉडल बेस्ड है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, एंड आई एम गोइंग टू upload notes, so don't worry about notes, you will be getting it। All right, so we will stop here।